एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस जो है वो शुरू कर चुके हैं और हम जो पेपर लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में। और आपके सिलेबस में स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात दोनों के बारे में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए शिक्षा में, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा। तो देखिए, इसमें हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो शिक्षा है अगर उसकी हम बात करें तो आज की वीडियो में ज़्यादातर फोकस हम लोग मैकाले की जो विवरण पत्र था उस पर फोकस करेंगे। मतलब मैकाले का जो योगदान था उसी से रिलेटेड, उसमें आपका जो भी आज्ञा पत्र आया 1813 का, 1833 का, 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र आया, तो इन 3 टॉपिक को हम लोग अच्छे से यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा किस तरीके की थी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो 15वीं से 18वीं सदी के दौरान, ठीक है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजों आदि यूरोपवासियों के आने का मुख्य मकसद व्यापार करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन लोगों ने शिक्षा को ही माध्यम बनाया। यानी अगर हम बात करें 15वीं और 18वीं सदी की, तो उस दौरान जो है पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, क्योंकि भारत जो है आकर्षण का केंद्र बना था। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें आपसे डिस्कस भी की थी। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि भारत का जो आकर्षण था वो काफ़ी अच्छा था, भारत में काफ़ी वैरायटी थी जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए। तो वो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज जैसे जो यूरोपवासी हैं वो यहाँ पर आए और उनका मकसद क्या था? व्यापार करना। यानी व्यापार करने के मकसद से वो लोग आए और साथ ही साथ वो लोग अपने धर्म का भी प्रचार करना चाहते थे। सभी जो यहाँ पे आते हैं वो चाहते थे कि उनका धर्म बढ़े। तो वो लोग ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार भी हो और उनका जो मेन मकसद था व्यापार करना वो भी हो। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो लोग क्या किए, वो लोगों ने शिक्षा को ही माध्यम बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी तरह हो जाएगी तो हमारा ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि शिक्षा अगर उस तरह की होगी तो लोग हमारी चीज़ों को समझेंगे, हमारे फील्ड में आएंगे, हमारे कल्चर को समझेंगे। क्योंकि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था को वो लोग अपनाएंगे तो वो लोग हमारे कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को समझेंगे। ये सोचकर वो उन लोगों ने शिक्षा को ही जो है अपना लक्ष्य बनाया, माध्यम बनाया, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक माध्यम बनाया। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोले, भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी की आज्ञा पत्र से कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर में दानाश्री विद्यालय खोले, जहां निर्धन वर्ग को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यानी सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने सबसे पहले मिशनरी स्कूल खोला भारत में और आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। यानी जो आधुनिक शिक्षा की बात हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी की आज्ञा पत्र से, यानी उस टाइम, क्योंकि पता है आपको ब्रिटेन की महारानी वगैरह होती हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो महारानी की आज्ञा पत्र से कलकत्ता हुआ, मद्रास, बम्बई, कानपुर में क्या किया? दानाश्री विद्यालय खोले। और यहाँ पर क्या होता था कि जो निर्धन वर्ग के लोग थे, निर्धन वर्ग के बच्चे थे, उनको जो है निःशुल्क में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उनका मकसद था कि वो लोग अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करें ताकि उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाए। तो ये तो शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता पूर्व भारत में, किस तरीके से शिक्षा जो है शुरू हुई, आधुनिक कालीन शिक्षा। तो वो हमने यहाँ पे बता दिया कि बेस शुरू कहाँ से हुआ और किस वजह से हुआ। यानी जो पुर्तगाली, यानी जो यूरोपवासी थे, वो अपने व्यापार करने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया और यहीं से जो है आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया गया। यानी जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने मिशनरी स्कूल खोले और यहीं से जो है आधुनिक शिक्षा जो है उसका सूत्रपात किया। और ब्रिटेन की जो मतलब जो उनकी महारानी थी, उनकी आज्ञा पत्र से उन्होंने दानाश्री विद्यालय खोले कहीं कहीं पर, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ खोले। उसके बाद
ये खोलने के यानी ये विद्यालय खोलने के रीजन क्या थे कि वो लोग चाहते थे कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा जो है एक आधार हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है या फिर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए मैंने इसको नोट में ही अलग से हेडिंग करके लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से हमारा आज का चैप्टर शुरू होता है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ऊपर आपने देख लिया कि आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किस तरीके से हुआ और किन वजहों से हुआ। तो ये हमें केवल एक बेस जानना था कि आखिर में सूत्रपात कहाँ से हुआ आधुनिक शिक्षा का। अब उसमें जो हमारा आज्ञा पत्र था हम उसकी बात करेंगे। यहीं से हमारा आज का ये क्लास जो है पूरा अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। तो 1813 के आज्ञा पत्र की अगर हम लोग बात करें तो 1813 का, देखिए 1813 का आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 का आज्ञा पत्र आया, उसके बाद मैकाले का 1835 का विवरण पत्र आया। तो ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है। और सभी एक दूसरे से कोरिलेट करती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग केवल 1833 का याद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा, या आप लोग सीधे मैकाले का विवरण पत्र समझ लें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों क्योंकि एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होके जो है वो सारे बने हुए हैं। तो हम लोग बात करते हैं 1813 के आज्ञा पत्र की। तो देखिए 1813 का आज्ञा पत्र क्या था। तो 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीय साहित्य एवं विज्ञान की उन्नति और प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की गई। अभी ऊपर आपने देखा था ना कि ब्रिटेन की महारानी की आज्ञा पत्र से, तो उन्होंने आज्ञा पत्र में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आज्ञा पत्र में हुआ कि आज्ञा पत्र जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें जो भारतीय साहित्य थे और भारतीय विज्ञान थे उनकी उन्नति व प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए निर्धारित की गई कि मतलब हम इन चीज़ों पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है धनराशि व्यय करेंगे, मतलब निवेश करेंगे। अब इस धनराशि के व्यय को लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई। मतलब जो ये धनराशि 1 लाख रुपए की व्यय करने की बात हुई, खर्च करने की बात हुई, अब इसको भी लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई। एक आई प्राच्य विचारधारा और दूसरी आई पाश्चात्य विचारधारा। अब अंतर क्या था, तो जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग थे तो उनके अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम में किया जाए, अंग्रेजी माध्यम से किया जाए। अब आप बताओ, जो लोग यहाँ के नहीं है यानी जो लोग यूरोपियन हैं, जैसे हमने कहा कि दूसरे देश के जो लोग यहाँ आए, फ्रांसीसी मतलब ये जो यूरोपवासी थे, अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनका जो लैंग्वेज है वो क्या है, उनका लैंग्वेज था इंग्लिश। तो जब इंग्लिश था तो वो लोग तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो आज्ञा पत्र था वो महारानी के द्वारा ही आया था सबके सामने। अब ये जो पत्र आया इसमें ये हुआ कि जो क्योंकि ये यूरोपवासियों का जो ये पैसे जो व्यय हो रहे थे वो कहीं ना कहीं यूरोपवासी के थ्रू हो रहे थे। तो यूरोपवासी तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें वो लोग जो है शिक्षा प्रदान करें या उसमें लोगों का नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि उनको तो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जो है उसको आगे बढ़ाना था, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना था। तो वो लोग तो चाहेंगे कि वो जो लैंग्वेज जानते हैं वही लैंग्वेज आगे बढ़े। तो पाश्चात्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वो उनके अनुसार था कि जो भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का जो प्रचार है वो कैसे हो, अंग्रेजी माध्यम से किया जाए। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अगर उनकी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, अगर उनके ज्ञान, उनकी कल्चर को फॉलो किया जा रहा है तो उन्हीं की लैंग्वेज में किया जाए। जबकि जो प्राच्यवादी विचारधारा, मतलब हमारे जो भारतीय विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, प्राच्यवादी जो यहाँ के लोकल लोग थे यानी जो भारतीय लोग थे, तो प्राच्यवादी विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। मतलब यहाँ की जो लोकल भाषा है, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो जहाँ का बच्चा है वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है और यहाँ की जो मातृभाषा है उसी में जो है भारतीय साहित्य को जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका राय था। मतलब पैसे तो आ गए कि 1 लाख की राशि हम व्यय करेंगे हमारे जो भारतीय साहित्य और विज्ञान है उसकी उन्नति और प्रोत्साहन के लिए। अब लेकिन जो यूरोपवासी थे वो लोग चाहते थे कि ये जो हम लोग दे रहे हैं पैसे, उसकी वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी ज्ञान व सभ्यता का प्रचार किया जाएगा वो अंग्रेजी माध्यम में किया जाएगा। जबकि प्राच्यवादी लोग चाह रहे थे कि जो हम ये चीज़ें हो रही हैं वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में हो। तो ये 2 विचारधाराएं जो है उस समय निकल के आई
उस धनराशि को व्यय करने को लेकर, मतलब वो धनराशि किस तरीके से व्यय हो उसको लेके ये दो विचारधाराएं हमारे सामने आई। अब इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो था, ये जो चीज़ें हुई उसकी वजह से क्या हुआ, यानी अलग अलग विचारधाराएं होने की वजह से अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उस पर विवाद प्रारंभ हो गया कि क्यों होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं इंग्लिश में होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। तो बहुत सारे जो है विवाद शुरू हो गए थे और उसी को हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद है तो आप लोग आइए कि बता दें कि ये क्या था, ये विवाद क्या था। ये विवाद 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने को बात कही गई थी, 1 लाख धनराशि को व्यय करने की जो बात कही गई थी, उसी को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं आई, जिसकी वजह से बहुत सारे विवाद प्रारंभ हो गए और इसे ही हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं 1833 के आज्ञा पत्र की। तो देखिए 1833 के आज्ञा पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अब 1833 के आज्ञा पत्र में क्या क्या चीज़ें कही गई, तो 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए व्यय करने की बात कही गई थी, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। तो शिक्षा अनुदान जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। जो पैसे का अमाउंट था वो 1 लाख था पहले, अब उसे 10 लाख कर दिया गया 1833 के आज्ञा पत्र में। अब कोई भी भारतवासी तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म स्थान तथा वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। मतलब इसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो भारतवासी हो या सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन हो, वो अगर उसका धर्म कुछ अलग है, उसका जन्म स्थान कुछ और है, या उसका वर्ग या वर्ण कुछ भी अलग अलग भी है, तो उस चीज़ों के आधार पर उसको कोई स्थान या पद प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप छोटी वर्ग से हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई थर्ड पर्सन जो है वो छोटी वर्ग से है तो उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं थी। आप अपने आप को बड़े वर्ग का मान रहे हैं तो आपको बड़ा पद मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ें 1833 के आज्ञा पत्र में जो है स्पष्ट की गई कि किसी के वर्ग, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर उसे किसी स्थान या पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। तीसरा यहाँ क्या कहा गया था इसमें, तो 1833 के आज्ञा पत्र में जो थर्ड बात कही गई थी कि गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना। यानी ये आज्ञा पत्र में एक चीज़ें निकल के आए कि इस समय जो है जो गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे, वो बेंटिक था, ठीक है। उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था वो बेंटिक था, तो उसकी काउंसलिंग में एक कानूनी सदस्य जो है वो बढ़ा दिया गया। अब वो कानूनी सदस्य जो है कौन था, तो लॉर्ड मैकाले जो है वो प्रथम कानूनी सदस्य बना। तो ये तीन मुख्य बातें जो है 1833 के आज्ञा पत्र की थी, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें ये चीज़ें जो है लॉर्ड मैकाले का जो टॉपिक है कि प्रथम कानूनी सदस्य कौन बना था उस टाइम, तो 1833 के आज्ञा पत्र में, तो आप बताएंगे कि लॉर्ड मैकाले जो है वो 1833 के आज्ञा पत्र में उस समय लॉर्ड मैकाले जो है प्रथम कानूनी सदस्य बना। अच्छा, यहाँ पे एक मैकाले की एक लाइन है जिसमें कि क्योंकि मैकाले भी यूरोपी था तो वो भी अंग्रेजी भाषा का समर्थक था, तो उसने अंग्रेजी की श्रेष्ठता को बताते हुए एक बात कही थी जो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको दिखा रही हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छे यूरोपी पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, क्योंकि वो अंग्रेजी को इतना ज़्यादा बेटर समझता था और अंग्रेजी की महत्व को बहुत ज़्यादा मानता था। तो उसने ये कहा था कि अगर यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी जो है वो भारत और जो अरब के जो संपूर्ण साहित्य हैं उसके बराबर होगी। और ये बात उसने क्यों कही थी, ये बात उसने अंग्रेजी की जो श्रेष्ठता बताने के लिए की थी, ठीक है। अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताते हुए कहा था, यानी श्रेष्ठता बताने के लिए उसने ये बात कही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1833 के आज्ञा पत्र में बस इतना ही है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो लॉर्ड मैकाले का वेड़पत्र 1835 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैकाले से रिलेटेड ही देखने को मिलते हैं आज के जितने भी टॉपिक हैं उनमें से। तो क्या था इसका मैकाले का वेड़पत्र, उससे पहले जानेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ।
इस विवरण पत्र का प्रोसेस क्या था वो देखते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा, 10 जून 1835 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आगमन किया। मतलब 1833 का जो विवरण आज्ञा पत्र था उसमें आपने ये चीज़ें देखा था कि लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना, ठीक है। तो वो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल की काउंसलिंग थी उसमें वो कानूनी सदस्य तो बन गया था, लेकिन भारत में उसका जो आगमन, उसका भारत में जो पदार्पण हुआ वो कब हुआ था? पदार्पण हुआ, उसका आगमन हुआ उसका 10 जून 1835 को, यानी वो 10 जून 1835 को कानूनी सदस्य के रूप में भारत आगमन किया। अब भारत में जब वो आया तो उससे जो है, जो 1813 की जो आज्ञा पत्र थी उसके लिए, उसके विषय में जो है लॉर्ड मैकाले से परामर्श मांगा गया कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आपका 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें ये चीज़ें था कि जो पैसे की अमाउंट थी वो थी 1 लाख, और उसमें एक चीज़ कहा गया था कि 1 लाख धनराशि हम लोग जो है व्यय करेंगे। लेकिन 1 लाख धनराशि को व्यय करने से रिलेटेड आपने देखा था कि 2 विचारधाराएं आई थी, प्राच्य और पाश्चात्य, जो बाद में एक विवाद शुरू हो गया था जिसको लेके, और जिसे हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, ऊपर आपने देखा था। तो इसीलिए ये विवाद को खत्म करने के लिए जो है मैकाले से जो है उस 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जो आज्ञा पत्र था, उसके विषय में परामर्श मांगा गया, ताकि सबको लगता था कि ये जो हैं लॉर्ड मैकाले जो हैं उस जो विवाद था उसको वो खत्म कर सकते हैं। मतलब उनसे ये उम्मीद थी कि वही एक इंसान है जो उस विवाद को खत्म कर सकते हैं, इसीलिए उनसे जो है 1813 के विषय में परामर्श मांगा गया कि वो क्या सोचते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपने परामर्श को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा, जिसे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विवाद हुआ था उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया, ठीक है। जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया कि क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है, इस पर क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। गहन अध्ययन करने के बाद 2 फरवरी 1835 में उन्होंने अपने परामर्श को, यानी जो सुझाव था, जो परामर्श था, उन्होंने अपने जो प्रसिद्ध विवरण पत्र है उसमें लेखबद्ध करके, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, उनको उन्होंने सौंप दिया। वो अपना जो विवरण पत्र था उसको उन्होंने सौंप दिया, और उस विवरण पत्र को ही लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र क्या है। यानी भारत में आगमन किया लॉर्ड मैकाले ने एज ए कानूनी सदस्य के रूप में, और उस टाइम सबको ये उम्मीद था कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है जो 1813 के आज्ञा पत्र से शुरू हुआ था, उस विवाद को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो केवल लॉर्ड मैकाले खत्म कर सकते हैं। और लॉर्ड मैकाले से उस 1813 के आज्ञा पत्र के लिए कुछ सुझाव मांगा गया कि आप कुछ सुझाव बताइए, कुछ परामर्श दीजिए ताकि वो विवाद खत्म हो सके। तब मैकाले ने, यानी लॉर्ड मैकाले ने उस पूरे विवाद को जो है अच्छे से अध्ययन किया, उसको समझा, सोचा समझा, पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद 2 फरवरी 1835 में जो भी एनालिसिस उन्होंने किया उसके हिसाब से अपने परामर्श को उन्होंने अपने विवरण पत्र में लेखबद्ध करके उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको उन्होंने सौंप दिया, और वो विवरण पत्र ही लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल कहानी की तरह है, आपको आराम से याद हो जाएगा। बस एक बार अच्छे से सुन लो, आपको बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब जब ये विवरण पत्र आपने जान लिया कि किसे कहते हैं, तो उस टाइम जो है प्रगतिशील सुधारक और अंग्रेजी भाषा के समर्थक लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के घोषणा पत्र को स्वीकृति भी प्रदान किया गया। मतलब बाद में बेंटिक ने है जो विवरण पत्र था मैकाले का उसको देखा, उस पर विचार किया, उसके बाद उनको लगा कि नहीं वाकई में ये सही है, तो उन्होंने बाद में उसको जो है स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। तो अब हम विवरण पत्र के बारे में तो जान लिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब कैसे ये विवरण पत्र सामने आया। अब ये विवरण पत्र में लिखा क्या था, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, क्या क्या मुख्य बातें उन्होंने अपने विवरण पत्र में की थी, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड मैकाले के 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना अपने विवरण पत्र में इस प्रकार की, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, उस 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना उन्होंने कैसे की, क्या क्या सुझाव, क्या क्या उन्होंने जो है इसमें प्रस्तुत की चीज़ें, अपने सुझाव किस तरीके से दिए। तो उन्होंने पहला ये पॉइंट रखा कि साहित्य शब्द का तात्पर्य
अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत या अरबी। यानी जो आपने देखा होगा ना 1813 का आज्ञा पत्र, उसमें भारतीय साहित्य ऐसा कुछ साहित्य जो था, तो उन्होंने सीधे सीधे पहले ये कहा कि जो साहित्य शब्द है उसका तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है। मतलब जो 1 लाख की धनराशि जो है व्यय करने की बात हो रही है, वो साहित्य और विज्ञान पे बात हो रही है कि हम साहित्य और विज्ञान पे व्यय करेंगे। तो वो जो साहित्य शब्द है उसका तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत या अरबी, ताकि लोगों का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। मतलब वो नहीं चाहते कि लोगों को कन्फ्यूजन होगी नहीं। भारतीय लोग कह रहे थे कि नहीं अपनी लोकल भाषा में होगी, लेकिन वो लोग कह रहे थे जो यूरोपवासी थे वो लोग कह रहे थे नहीं अंग्रेजी भाषा में होगी। तो जब उन्होंने साहित्य शब्द का अर्थ ही स्पष्ट कर दिया ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ही न रहे कि किस भाषा का जो है प्रयोग होगा अब। तो अंग्रेजी साहित्य का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य है, साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य है, ना कि संस्कृत या अरबी। तो ये उन्होंने पहला पॉइंट रखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा कि भारतीय विद्वान का अर्थ ऐसे विद्वान से है जो जॉन लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविताओं से परिचित हो। मतलब उन्होंने जो भारतीय विद्वान थे उसको भी अब उन्होंने कैटेगरी में बांट दिया कि हम भारतीय विद्वान उसे नहीं कहेंगे कि जो भारत की चीज़ें जानता हो या भारत की पुस्तकों के बारे में गहन अध्ययन रखता हो, भारत के चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन रखता हो ना। उन्होंने सीधे सीधे इस चीज़ से मना कर दिया। उनके हिसाब से भारतीय विद्वान का अर्थ ऐसा विद्वान है जो कि यूरोप की चीज़ों से प्रभावित हो, मतलब जॉन लॉक की दर्शन से वो प्रभावित हो, मतलब परिचित हो, और मिल्टन की जो कविताएं हैं उससे परिचित हो। मिला जुला के जो यूरोपियन चीज़ें हैं, यूरोपियन दर्शन, यूरोपियन कविताएं, उससे वो उसका परिचय हो, उसको वो जानता हो, तभी हम उसे विद्वान कहेंगे। तो ये उन्होंने पॉइंट रखा। तीसरा इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि अगर नव चेतना शुरू करनी है, नव जागरण का आपको प्रारंभ करना है, तो उसके लिए जो एकमात्र साधन है वो अंग्रेजी ही है। आप हिंदी, संस्कृत या अरबी या इन सब भाषाओं में जो है आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ें नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अंग्रेजी ही जो है एकमात्र साधन है उसके लिए। अगला पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि अंग्रेजी द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी के द्वारा ही आप नए नए ज्ञान के भंडार को जो है, विशाल भंडार को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी वाली बात ऊपर आपसे मैंने कही थी कि उन्होंने लाइब्रेरी वाली बात कही थी कि उनकी एक अलमारी यहाँ के चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, यहाँ के संपूर्ण साहित्य के वहाँ की एक अलमारी बराबर है। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा था कि ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, केवल अंग्रेजी द्वारा ही। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि देसी भाषाएं शिक्षा के माध्यम में उपयुक्त नहीं है। उसने कहा ये अविकसित एवं गंवारू हैं। मतलब देसी भाषाओं को तो उन्होंने सीधे सीधे बिल्कुल ख़राब बता दिया। उन्होंने कहा कि देसी भाषाओं से जो है आप तरक्की नहीं कर सकते, देसी भाषाओं से आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते, शिक्षा के माध्यम के लिए देसी भाषाएं उपयुक्त नहीं हैं। ये उन्होंने कहा कि ये जो देसी भाषाएं हैं वो कैसी हैं, अविकसित हैं और गंवारू हैं। मतलब उन्होंने हमारी जो भाषाएं थी उसको उन्होंने सीधे सीधे हमारी भाषाओं की अवहेलना कर दी। उनके हिसाब से हमारी जो भाषाएं हैं उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, हमारी भाषाओं में किसी भी तरह का मतलब कोई भी अच्छी चीज़ हमारी भाषा में नहीं है। तो मेन फोकस उनका ये था कि लोग अंग्रेजी भाषा को जो है माध्यम बनाएं अपनी शिक्षा का। छठा पॉइंट इन्होंने क्या रखा, छठा पॉइंट इन्होंने रखा, उसने कहा कि उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि 1 लाख की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है और कंपनी जिस प्रकार चाहे वह धनराशि खर्च कर सकती है, उसे इस धनराशि को खर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब अभी जो विवाद चल रहा था तो लोगों को भाई उस टाइम लोग अलग अलग विचारधाराएं रखते थे, वहाँ पर फिर विवाद शुरू हो गया था। तो जब इन्होंने अपने विवरण पत्र में ये सीधे सीधे कह दिया कि जो 1 लाख की जो धनराशि है, जो 1813 के आज्ञा पत्र में बात कही गई थी 1 लाख धनराशि व्यय करने की, तो वो जो 1 लाख की धनराशि है उस पर कंपनी का ही अधिकार है। मतलब यहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं कर सकते उस पर, यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, उन लोगों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो 1 लाख की धनराशि पर केवल कंपनी का अधिकार है और कंपनी जैसे चाहे उस पैसे को वैसे खर्च कर सकती है। कोई किसी को उसमें जो है बाधा डालने की जरूरत नहीं है। मतलब वो धनराशि कंपनी जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है, उसके लिए उसे किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने विवरण पत्र में कही। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है, और भी छोटे छोटे पॉइंट उन्होंने रखे थे, लेकिन इतना मेन उनका मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो इतना इनफ है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान देख लेते हैं, या भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मैकाले को क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट देख लेते हैं। तो क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता है और ये आपसे मतलब आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी है इस चीज़ को लेके, ठीक है।
प्रीवियस ईयर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। तो उनके योगदान जो थे उसी की वजह से हम लोग उसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं। और क्या चीज़ें थी वो हम बताते हैं यहाँ पे आगे आपको। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि मैकाले ने देसी साहित्य की निंदा की। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि मैकाले ने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने उसके विकास के लिए सिफारिशें भी की। मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी की और साहित्य, हमारे देसी साहित्य की तो निंदा देखिए आपको ऊपर अभी सारे उसके जो पॉइंट है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि देसी साहित्य की निंदा की, लेकिन उसने जो विकास था उसके लिए कुछ सिफारिशें भी की ताकि जो भारतीय शिक्षा है उसका विकास हो सके। और इसीलिए हम लोग मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं। तो ये आप बताइएगा कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, और आगे पॉइंट बताइएगा कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मैकाले के जो योगदान थे उसकी वजह से हम लोग कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। वो क्या क्या पॉइंट थे जो ये स्पष्ट करते हैं कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा में चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया। उसने शिक्षा नीति स्पष्ट करते हुए भारतीय शिक्षा को नया मार्ग दिखाया। यानी ऊपर आपने देखा कि उसने जो है विवाद को जो है खत्म करने के लिए बहुत सारे पॉइंट रखे। तो मैकाले ही थे जो कि भारतीय शिक्षा में चले आ रहे जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसको खत्म किया, और उन्होंने एक स्पष्ट शिक्षा नीति जो है वो दर्शाई, मतलब लोगों को बताई एक, और शिक्षा के लिए यानी भारतीय शिक्षा को एक नया मार्ग भी दिखाया। और मतलब उन्होंने जो शिक्षा नीति थी उसको स्पष्ट किया कि शिक्षा नीति कैसी होगी। भले उन्होंने अंग्रेजी को महत्व दिया लेकिन उन्होंने शिक्षा नीति, एक स्पष्ट शिक्षा नीति को जारी किया और जो विवाद था उसको समाप्त भी किया। दूसरा है मैकाले के दृष्टिकोण ने भारतीयों के लिए पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का द्वार खोल दिया जिनसे हमारी स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। मतलब जब मैकाले ने अंग्रेजी को इतना महत्व दिया, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी विज्ञान को इतना महत्व दिया, तो मैकाले के दृष्टिकोण ने भारतीयों के लिए भी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का द्वार जो है खोल दिया, क्योंकि उसकी चीज़ें ही ऐसी थी कि उसने पश्चिमी चीज़ों को हमारे देश में लेके आया। वो पश्चिमी ज्ञान वगैरह को, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान सब कुछ को हमारे देश में लेके आया और वहाँ की भाषा वगैरह सब कुछ लेके आया, जिससे कि हमारे लिए ज्ञान विज्ञान के द्वार, जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के द्वार हैं वो खुल गए। और उसकी वजह से हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें भी हमने, इसकी वजह से काफ़ी हमें मदद मिली थी। तो ये हमारी स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका निभाया। जो पश्चिमी ज्ञान था वो भी हमारी स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाया, क्योंकि जब हम उनकी चीज़ों को जान गए तो धीरे धीरे हमने फिर उनको जो है उन्हीं की चीज़ों को उन्हीं के ऊपर अप्लाई किया और फाइनली देश जो है हमारा आज़ाद हो गया। तीसरा पॉइंट है कि मैकाले ने भारतवासियों के लिए पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान को उपयोगी बताकर उनके अध्ययन पर बल दिया था। इससे भारत में लोगों को पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत ने शिक्षा, विज्ञान और औद्योगिकी क्षेत्र में विशेष उन्नति की, क्योंकि बाहर की चीज़ें, बाहर के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य सब कुछ जब हमने अध्ययन किया तो हमें वहाँ की चीज़ें भी जो है ज्ञान प्राप्त करने का, हमें वहाँ का ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर मिला। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो शिक्षा है, हमारी जो विज्ञान है, हमारी जो औद्योगिकी क्षेत्र में है, औद्योगिकी क्षेत्र था उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिली। क्योंकि जब आप एक ही जगह की शिक्षा को जानते हो तो आप केवल वही है कि केवल वही की चीज़ों को जान के रह जाते हो, लेकिन जब आप बाहर की चीज़ों को भी जानते हो तो अपनी चीज़ों को तो जानते ही हो, लेकिन जब आप बाहर की चीज़ों को भी जानते हो तो आपका जो रेंज है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का रेंज हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिकी का क्षेत्र हो, सब चीज़ों में जो है विशेष उन्नति होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। चौथा है मैकाले भारतवासियों में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और धार्मिक संकीर्णता को नष्ट कराकर उन्हें आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान दिलाना चाहता था। यानी ये जो मैकाले थे, मैकाले जो है किसी भी तरह की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास या धार्मिक संकीर्णता जो है उस पर बिलीव नहीं करता था। तो वो केवल चाहता था ये सारी चीज़ें खत्म हो और सभी को जो है वो आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान कराना चाहता था। यानी वो चाहता था कि सभी लोग जो है उनकी सभ्यता, उनकी शिक्षा को लें, ताकि उन लोगों का जो है काम आसान हो जाए, उन लोगों के धर्म का प्रचार प्रसार हो, उनको व्यापार में मदद मिले, जो उनका गोल था मेन एक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी तरह की इन सारी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास वगैरह में बिलीव नहीं करता था। वो चाहता था सभी लोग पढ़ें, आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान सबको मिले। पांचवा पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट थी उसके मेरे हिसाब से, आपको क्या लगता है आप बताइएगा। पांचवा पॉइंट है कि मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया। अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रभाव पड़ा कि हमें राजनीतिक चेतना जागृत हुई। यह नहीं होती तो शायद आज भी हम गुलाम बने रहते हैं। मतलब
अंग्रेजी को उन्होंने जो है उसने शिक्षा का माध्यम बनाया। हमारी भाषाओं को तो वो बहुत तवज्जो ही नहीं दिया, लेकिन उसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया शिक्षा का। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रभाव पड़ा कि हमारे अंदर उनकी चीज़ों के बारे में जानने का, जैसे हमने उनकी चीज़ों को जान लिया, उनकी भाषा को समझने लगे, तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम उनकी भाषा को समझ गए तो हम उनके कार्य को भी समझ जाएंगे। तो जब उनके कार्यों को समझे हम लोग उनकी भाषा की वजह से, तो हमारे अंदर क्या उस टाइम मतलब क्या विकसित हुआ, भारतवासियों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत हुई कि हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा जो ये लोग कर रहे हैं, और इनको हटाकर हम लोग अपने देश पे वापस से अधिकार अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई उनकी जो भाषा थी उसकी वजह से। और शायद वो भाषा नहीं होती तो हम लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते, उनसे लड़ नहीं पाते, उनसे अपनी बात कह नहीं पाते, तो आज भी हम लोग शायद गुलाम ही बने रहते। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जा सकता है, क्योंकि भले इसने हमारी भाषाओं को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, और इसी की वजह से शायद हम लोग आज गुलाम भी नहीं हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अब हम बात करते हैं निष्पंदन का सिद्धांत या छनाई या क्षरण का सिद्धांत। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है ये निस्पंदन का सिद्धांत या छनाई या क्षरण का सिद्धांत? तो देखिए, लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया, मतलब शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले ने ही किया था इस सिद्धांत का। और इसे छनाई का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्षरण का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इसको आप लोग ऐसा नहीं कि केवल निस्पंदन आएगा तभी आप जानेंगे, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि छनाई या क्षरण का जो सिद्धांत है वो भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे, चाहे वो छनाई सिद्धांत हो चाहे क्षरण सिद्धांत, सबको एक ही लेके चलिएगा आप लोग। तो क्या होता है, तो मैकाले जो था वो चाहता था कि भारतीय जो हैं वो भले जन्म उनका भारत में हो, लेकिन उनका जो रहन सहन है, जो जीने का तरीका है, जो विचार है, वो अंग्रेजों से मैच करते हों। तो मैकाले ऐसे वर्ग तैयार करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो परंतु रहन सहन तथा विचारों से अंग्रेज हो। अब निस्पंदन या छनाई शब्द अंग्रेजी शब्द फिल्टर का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है छानना। तो यानी निस्पंदन या छनाई जो है वो कहाँ से आया, वो अंग्रेजी शब्द फिल्टर का हिंदी रूपांतरण है, मतलब उसका हिंदी अर्थ है। और फिल्टर का अर्थ क्या होता है, छानना, हम लोग जानते ही हैं फिल्टर का अर्थ। तो अब ये सिद्धांत का तात्पर्य क्या था, मतलब ये सिद्धांत के अंतर्गत क्या, इसका क्या अर्थ था। तो पहले जानिए कि ये सिद्धांत क्यों आया। तो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहती थी। मतलब वो लोग चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा बढ़े, लोग यहाँ पे अंग्रेजी को सीखें, उनकी भाषाओं को सीखें, उनकी सभ्यताओं को सीखें, लेकिन वो लोग बहुत पैसे भी उनके शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते थे। तो जितना पैसा वो खर्च कर रहे थे उसे व्यापक रूप से शिक्षा का प्रचार नहीं किया जा सकता था, जिस कारण छनाई या निस्पंदन सिद्धांत का जो है जन्म हुआ। मतलब वो लोग ज़्यादा पैसे भारतीय शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते थे, वो कम पैसे में चाहते थे कि कम पैसे में ही जो अपना वो उनका प्रचार प्रसार है, उनके धर्म का, उनकी सभ्यताओं का, उनकी शिक्षा का, उनके भाषा का, उसका प्रचार प्रसार हो, लेकिन कम पैसे में। और इसी वजह से ये छनाई या निस्पंदन सिद्धांत जो है उसका जन्म हुआ, मतलब वो सामने आया ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत का अर्थ ये था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचेगा। मतलब वो उनका ये कहना था, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहना था कि शिक्षा जो है जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको ही दिया जाएगा, और जब ऊंचे वर्ग के लोग शिक्षित होंगे तो सीधे से धीरे धीरे जो है जो शिक्षा का प्रभाव है वो छन छन कर, मतलब कि अगर शिक्षित लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जब वो शिक्षित होंगे तो उनका देखा देखी, उनको देखते देखते जो है जो जनसाधारण लोग हैं, मतलब जो आम आदमी लोग हैं, जो बिलो लेवल के लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उन तक शिक्षा का प्रभाव जो है वो छन छन कराएगा। मतलब वो लोग उनको देखेंगे कि अरे वो लोग इस तरीके से रह रहे हैं, वो अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए हम भी करते हैं। तो ये चीज़ें कि उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षा देंगे तो जो जनसाधारण वर्ग होगा उस तक भी शिक्षा का जो प्रभाव है वो छन छन कर पहुँच ही जाएगा। अर्थात शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो और उनका अपने देशवासियों पर प्रभाव हो। मतलब कि हम जो शिक्षा देंगे वो शिक्षा हम उन व्यक्तियों को देंगे जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का समय भी होगा और साथ ही जिनका कि समाज में प्रभुत्व होगा, प्रभाव होगा, मतलब जिसको देख के लोग कुछ फॉलो करते होंगे, जिनका देशवासियों पर अपने
प्रभाव होगा, तो उनको हम जो है शिक्षा देंगे। और सरकार द्वारा उच्च वर्गों को शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक वह स्वयं ही छन छन कर पहुँच जाएगी। मतलब शिक्षा जो है सरकार को उच्च वर्ग को ही देना चाहिए। उच्च वर्ग को जब हम देंगे तो वो निम्न वर्ग तक धीरे धीरे स्वयं ही शिक्षा वो छन छन कर पहुँच ही जाएगी, मतलब उन तक ये बात पहुँच ही जाएगी जो वो सिखाना चाहते हैं। तो ये था छनाई निस्पंदन का सिद्धांत। बहुत सरल सिद्धांत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई सी भी तरह की परेशानी होगी। बात कर लेते हैं अब, ये लास्ट हमारा है कि मैकाले का विवरण पत्र का तत्कालीन प्रभाव, मतलब उस टाइम जब विवरण पत्र आया तो उस टाइम तत्कालीन प्रभाव क्या पड़ा, मतलब उस टाइम क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, और दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा। तो तत्कालिक प्रभाव में पहला कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और महाविद्यालय खुलना शुरू हो गए, मतलब अंग्रेजी मीडियम, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी कर दिया था, तो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं वो खुलने शुरू हो गए उस टाइम। दूसरा, अंग्रेजों को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा, मतलब यहाँ की जो स्थायी भाषा थी, क्योंकि भले वो भारत में थे लेकिन भारत की किसी भी भाषा को वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो लोग अपनी भाषा को तवज्जो दे रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी को ही राजभाषा जो है, राजकाज की भाषा जो है वो घोषित कर दिया। तीसरा है, सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया कि जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरियों में जो अभ्यर्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखते हो उन्हें वरीयता दी जाएगी, क्योंकि हमारे लोग थे वो अब अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, क्योंकि वो उन लोगों का यहाँ पे राजकाज हो गया था। तो वो लोगों का ये कहना था कि क्योंकि देखिए पेट तो सबको पालना है, सभी व्यक्ति काम करना चाहते, क्योंकि घर परिवार सबको अपना चलाना था, भारतीय जो थे उनको भी यहाँ चलाना था, लेकिन अब उसने ये नियम लगा दिया कि अगर उसे सरकारी नौकरी करनी है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा वरीयता दी जाएगी जो अंग्रेजी का ज्ञान रखता हो। तो अब इससे क्या हुआ कि जो आम आदमी भी था वो भी सोचने लगा कि हम भी अंग्रेजी सीखेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हमारा भी उन्नति हो जाएगा, हमको भी वरीयता मिलेगी, तो हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लालच देने के लिए ये चीज़ें कही गई कि उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उस व्यक्ति को जो कि सरकारी नौकरियों में उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी जो अंग्रेजी भाषा को जानता होगा। चौथा है, सरकार ने मैकाले के सुझाव पत्र से प्रभावित होकर इस सुझाव के आधार पर एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की, यानी जो मैकाले का विवरण पत्र था उसको स्वीकार कर लिया गया और उसके सुझावों के आधार पर जो है नई शिक्षा नीति की जो है घोषणा भी की गई। और ये उस टाइम का तत्कालीन प्रभाव था। और मैकाले के विवरण पत्र का जो हमारा दीर्घकालिक प्रभाव ये था कि मैकाले के सुझाव से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति रुचि दिखाई, यानी धीरे धीरे मैकाले का जो विवरण पत्र था, जो सुझाव थे, उसके अनुसार अब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हमको अब यहाँ पे सर्वाइव करना है तो हमको अब पाश्चात्य सभ्यता है और संस्कृति है, जो पाश्चात्य भाषा है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों ने जो है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो है रुचि दिखाई। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपनी सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यता के प्रति से प्रभावित होना किसी भी प्रकार से देश हित नहीं कहा जा सकता। मतलब हम नहीं कह सकते कि अगर अपने देश को छोड़ के आप किसी और देश को फॉलो करो और देश के कल्चर को फॉलो करो, तो वो सही नहीं है। लेकिन वाकई में प्रभाव यही पड़ा था कि जो उस टाइम के जो भारतीय थे उन पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जो है काफ़ी प्रभाव दिखने को मिला था। लोग उनके तरीक़ों से रहने लगे, उनके तरीक़ों को फॉलो करने लगे, उनकी भाषा को, उनके रहन सहन को। तो ये चीज़ें जो है उस टाइम देखने को मिली थी। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे वुड की नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप वो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो और भी नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।